हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 10। तो ये वाला चैप्टर जो है वो फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्रेविटेशन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन है क्या? तो ग्रेविटेशन की किस तरह से खोज हुई थी, उसे किसने फाइंड किया था? तो अकॉर्डिंग टू स्टोरीज, एक बार न्यूटन जो है वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और ऊपर से एप्पल गिरता है। फिर न्यूटन सोचते हैं कि ये जो एप्पल है वो नीचे की तरफ क्यों गिरा है, ये किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहा, जो मून है वो मून हमारे अर्थ के आसपास क्यों घूमता है, एटसेट्रा एटसेट्रा क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारी रिसर्च की, जिसके बाद उन्होंने ग्रेविटेशनल की खोज की। स्टूडेंट्स, मून जो है वो अर्थ के आसपास क्यों घूमता है वो समझने के लिए हमें यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। ये हमने ऑलरेडी एक और चैप्टर के अंदर देखा हुआ है। यहाँ पे एक पत्थर को एक थ्रेड से बांधकर हाथ में पकड़ के हमें गोल गोल उसे घुमाना। तो ये जो पत्थर है वो जिस पाथ पे घूमेगा वो पाथ इस तरह से एक सर्कल बनेगा। इस सर्कल के ऊपर वो घूमता रहेगा जब तक हम यहाँ से बीच में से, मतलब सेंटर में से, उस पर फोर्स लगाते रहेंगे। तो ये पत्थर गोल घूमने का रीजन क्या है? तो यहाँ सेंटर में से लग रहा फोर्स। तो इस टाइप के फोर्स को, जहाँ पे सेंटर में से फोर्स मिलने की वजह से जो भी चीज है वो अपने सर्कुलर जो मूवमेंट है उससे कंटिन्यू रखती है, उससे बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल या फिर सेंट्रीफ्यूगल, दोनों ही आप बोल सकते हो, फोर्स। तो ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है ये इस पत्थर को सर्कुलर मोशन में रहने के लिए हेल्प करता है। इसी तरह स्टूडेंट्स, जो अर्थ है वो बीच में होती है और उसके आसपास सर्कुलर पाथ में मून घूमता है। तो वहां पे जो अर्थ है वो मून के ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से मून उसके आसपास घूमते रहता है। इसी तरह से जो प्लैनेट्स है वो प्लैनेट्स भी सन के आसपास घूमते रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीपेटल फोर्स। तो ये फोर्स कौन सा है जो हर एक चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, चीजें उसके आसपास रहती हैं? तो ये जो फोर्स है इसे बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एप्पल जो है वो जमीन पे नीचे गिरता है, मून अर्थ के आसपास घूमता है, सारे प्लैनेट्स है वो सन के आसपास रोटेट होते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं वो देखते हैं अब। तो ये हमें याद रखना है, every object in the universe attracts every other object with a force। जिंदगी में, दुनिया में जितने भी चीजें हैं, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, वो सभी चीजें बाकी की हर एक चीजों पे फोर्स लगाती है, विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। वो कितना होगा? तो उन दोनों ही चीजों का जितना मास है उसके प्रोडक्ट के जितना उससे प्रोपोर्शनल होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस के स्क्वायर जितना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं दो चीज दी हुई ए एंड बी। इसका मास हम सपोज कर लेते हैं कैपिटल एम, इसका मास हम सपोज कर लेते हैं स्मॉल एम, दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी। तो क्या करेंगे हम? तो सबसे पहली चीज हमने जो लिखी थी कि द फोर्स बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो पहले के लिए मास है कैपिटल एम, दूसरे के लिए मास है स्मॉल एम, उसका प्रोडक्ट करने पे जो हमें आंसर मिलेगा वो मास
वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी लाइन थी कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस अगर डी है तो उसका स्क्वायर होगा डी स्क्वायर, उससे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एफ इधर ऊपर होगा तो डी स्क्वायर होगा इधर नीचे, इसे बोला जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर अभी हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को एक साथ लिखें तो कुछ इस तरह बन जाएगा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई डी स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनल के साइन हटा के यहाँ पे अगर इक्वल टू की साइन करनी हो तो यहाँ पे हमें एक कॉन्स्टेंट लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे हमने कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है कैपिटल जी। So capital J is the constant of proportionality. It is also called as universal gravitation constant. तो कैपिटल जी को बोला था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर स्टूडेंट्स ये वाले फॉर्मूला में से हम अगर ये कैपिटल जी को अगर सब्जेक्ट बनाए इसके अंदर से तो हमें क्या मिलेगा, तो अगर कैपिटल जी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें मिलेगा जी इक्वल टू एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई एम एम। तो इसका यूज करके हम कैपिटल जी का यूनिट फाइंड कर सकते हैं कि कैपिटल जी का यूनिट क्या होगा। तो एफ का यूनिट होगा न्यूटन, ये दी है डिस्टेंस है और उसका स्क्वायर दिया हुआ है तो ये होगा मीटर स्क्वायर, ये एम और एम ये दोनों ही मास है इसलिए ये हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका टोटल यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये रहा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर या फिर किलोग्राम रेज़ टू -2। तो ये हो गया एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी। द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी वाज फाउंड बाय हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो फाइंड की थी, और वैल्यू कितनी है जो हमें याद भी रखनी है, 6.673 इंटू 10⁻11, और यूनिट भी याद रखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो कैपिटल जी की वैल्यू होगी 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। चलो नेक्स्ट अभी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 10 इसके अंदर हमें दिया हुआ है मास ऑफ द अर्थ, दूसरा हमें दिया हुआ है मास ऑफ द मून, दोनों के बीच का डिस्टेंस, और जी की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन के अंदर दी है, अगर ना दी हो तो हम अपने हिसाब से जो हमें याद है वो यूज करेंगे 6.673। यहाँ पे हमें दिया हुआ कि 6.7 यूज करो तो हम इसे यूज करेंगे। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है फोर्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो जो भी वैल्यू दी हुई है सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख ली है। एक चीज को चेंज किया हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस हमें किलोमीटर में दिया था, किलोमीटर में से हमने उसे कन्वर्ट कर दिया मीटर के अंदर, इसलिए 1000 हमने लिखा है मल्टीप्लिकेशन में। चलो अभी सारे वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे हम इस इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन हमें पता है एफ इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। जी की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻11, कैपिटल एम की वैल्यू ये रही, स्मॉल एम की वैल्यू ये रही, दोनों का बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर ये रहा। इन सभी को हम सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन, मतलब कि इतना फोर्स दोनों के बीच में लगता है। तो ग्रेविटेशन को समझने के बाद ये सारी चीजें इसके आंसर्स हमें मिल सकते हैं ग्रेविटेशन के ऊपर से, कि कौन सा फोर्स है जो हमें अर्थ के साथ बाइंड करके रखता है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स। मून अर्थ के आसपास क्यों घूमती है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, तो ये दोनों भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होते हैं। साथ में जो टाइड्स आते हैं वो टाइड्स भी मून और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आते हैं, मतलब कि सी के अंदर पानी का लेवल बढ़ना या घटना, वो जो चीजें होती है वो चीजें भी मून और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल हमने पढ़ा था एक और चैप्टर के अंदर कि जब भी किसी हाइट पे किसी चीज को ले जाके हम उसे छोड़ देते हैं कोई फोर्स लगाए बिना, अपने आप वो चीज नीचे की तरफ गिरती है, उसे हम बोलते हैं फ्री फॉल। साथ में मैंने आपको वैल्यू भी बताई थी स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी चीज नीचे की तरफ गिर रही है
तो हर 1 सेकेंड के बाद उसका जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड पर जितना बढ़ते चला जाएगा, राइट। तो ये हमने बात की थी। चलो अभी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको बताया कि हर 1 सेकेंड के बाद उस पे एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। ये जो एक्सेलरेशन है वो किसकी वजह से होगा? तो दिस एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। और ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है उसके हम डिस्क्राइब करेंगे स्मॉल जी के द्वारा। स्मॉल जी क्या है? तो स्मॉल जी जो एक्सेलरेशन लग रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, उसे हम यूज करेंगे स्मॉल जी। और स्मॉल जी के लिए जो यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज ये भी क्या है? ये भी एक्सेलरेशन ही है, इसलिए इसका भी यूनिट एक्सेलरेशन के जैसे ही मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, हमें फॉर्मूला पता है, F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपन डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था फोर्स के लिए। फोर्स का दूसरा फॉर्मूला हमें पता है F इक्वल टू एम ए के जगह पे अभी हम यूज करेंगे G, बिकॉज ए भी एक्सेलरेशन था और G भी ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से लगता हुआ एक्सेलरेशन ही है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे स्मॉल g, और यहाँ पे F की जगह हमने लिखा है एम जी। ये स्मॉल m और ये स्मॉल m दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो हमारा इक्वेशन बचेगा स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर। तो इसको यूज करके हम स्मॉल g की वैल्यू है कैलकुलेट कर सकते हैं। कैपिटल G की वैल्यू हमें याद है 6.673 इंटू 10⁻11। कैपिटल M जो है वो मास ऑफ अर्थ, और स्मॉल d है वो अर्थ से किसी भी चीज का डिस्टेंस कितना है वो है। अगर ये स्मॉल d की जगह पर हम यहाँ पे यूज करें कैपिटल R, मतलब कि अर्थ का जो रेडियस है, तो यहाँ पे d की जगह हो जाएगा R, और इक्वेशन हमें अब इस तरह मिल जाएगा स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे एक पॉइंट हमें दिया हुआ है कि हमारे जो अर्थ है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, एकदम बिल्कुल ही राउंड से पूरी तरह से परफेक्टली नहीं है। तो इसी वजह से द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर। पोल से इक्वेटर की तरफ आने के वक्त जो रेडियस है वो बढ़ती जाती है, एंड दैट्स व्हाई वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल्स। तो पोल के रीजन्स में जी की वैल्यू हो ज़्यादा होगी, बट इक्वेटर के प्लेस में जो जी की वैल्यू हो वो कम होगी। बट फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस तो जी की वैल्यू वो कितनी होगी वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे है कैलकुलेशन जी की वैल्यू के लिए। हमारे पास फॉर्मूला थी स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। इसके अंदर सारे वैल्यूज पुट करेंगे हम। कैपिटल जी की वैल्यू, कैपिटल एम की वैल्यू और कैपिटल आर की वैल्यू, ये सारे के सारे वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसे सोल्व करेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता भी दिया था। तो ये हम याद रखेंगे स्मॉल जी, इसकी वैल्यू होगी एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, इसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो फ्री फॉल के लिए जो एक्सेलरेशन है उसके लिए हम ये सारे फॉर्मूलाज भी यूज कर सकते हैं। ये मोशन चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था, कांस्टेंट स्पीड के लिए सारे फॉर्मूलाज हम यूज कर सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो इन सभी फॉर्मूलाज से जहां जहां पर ए है वहां पे ए के जगह पर अब हम जी को यूज करके और इन सभी फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसी के लिए एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देख लेंगे, राइट, इसी सभी फॉर्मूलाज को यूज करते हुए।